हेलो दोस्तों, मैं जयार चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो रीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज हमारा ये चौथा पार्ट होगा शिक्षण प्रश्नोत्तरी का। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से कि कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है। अपने जो ऑप्शन रहने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं कि कल्पना शक्ति का विकास, तार्किक चिंतन का विकास, मनोरंजनदायक शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहानी शिक्षण के ये सभी उद्देश्य होते हैं: कल्पना शक्ति, तार्किक चिंतन, मनोरंजनदायक शिक्षण, उपयुक्त सभी। और अगर इसमें ये आता है कि जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है, ये तीनों इसके प्रमुख उद्देश्य है: कल्पना शक्ति का, तार्किक चिंतन का और मनोरंजनदायक शिक्षण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आज का हमारा, गद्य शिक्षण की में कौन सी विधा है जिसमें एक शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उद्बोधन द्वारा सिखाता है। तो यहाँ पर अपने ये पूछ रहा है उद्बोधन के द्वारा और कठिन शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है, तो वो विधि कौन सी होगी? जहाँ अर्थ बताया जाता है वो होती है अर्थबोध विधि। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका जो आंसर है वो इसकी भाषा में छुपा हुआ है कि कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए। तो अर्थ किस में बताया जाता है? अर्थबोध विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, अर्थबोध विधि। अगला प्रश्न है हमारा, गद्य की कौन सी विधि का मूलाधार प्रश्नोत्तरी है? तो कौन सी, अच्छा इस प्रश्न की अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो प्रश्नोत्तरी है वो कौन सी विधि का आधार होती है? अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि या विश्लेषण विधि? तो जो विश्लेषण विधि होती है ना वो प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित होती है, क्योंकि विश्लेषण विधि में कब, क्यों, कैसे आदि सवालों का जवाब दिया जाता है। तो जो विश्लेषण विधि का आधार होता है वो प्रश्नोत्तर विधि होता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप है वो कौन सी विधि है? वो विश्लेषण विधि है। जिस प्रकार से अनुकरण विधि का जो परिष्कृत रूप है वो आदर्श विधि होती है, उसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी विधि का जो आदर्श रूप या परिष्कृत रूप होता है वो विश्लेषण विधि होता है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, नाटक शिक्षण में होता है। यहाँ नाटक शिक्षण की बात हो रही है। तो नाटक शिक्षण में जीवन परिस्थिति का वर्णन होगा, या किसी घटनाक्रम का वर्णन होगा, या आदर्श व्यक्ति का चरित्र का वर्णन होगा, या फिर उपयुक्त सभी होंगे। अपने को पता है कि जो नाटक शिक्षण होता है उसमें जीवन परिस्थिति का भी वर्णन होगा, घटनाक्रम का भी वर्णन होगा, आदर्श व्यक्ति के चरित्र का भी वर्णन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। वह नाट्य प्रणाली जिसमें शिक्षक पात्र के अनुसार भाव भंगिमा बनाकर बालकों को सिखाने का प्रयास कर रहा है। नाटक शिक्षण की बात हो रही है। यहाँ पर आदर्श नाट्य प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, ये तीनों ही नाटक शिक्षण की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। तो इसमें बात हो रही है शिक्षक पात्र के अनुसार भाव भंगिमा बनाकर, यानी शिक्षक वाचन कर रहा है उस नाटक का। तो जहाँ शिक्षक करता है वो कौन सा होता है? वो आदर्श नाट्य प्रणाली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदर्श नाट्य प्रणाली। रंगमंच प्रणाली और कक्षाभिनय प्रणाली, इनके बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, आगे इनके ऊपर प्रश्न है तो आगे बात होने वाली है इनके ऊपर। नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली व्यवहारिक नहीं है? व्यवहारिक नहीं है के बारे में पूछ रहा है। कक्षाभिनय प्रणाली, या आदर्श नाट्य प्रणाली, या रंगमंच प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी। तो अभी हमने बात की थी जो शिक्षक भाव भंगिमाओं के द्वारा जो नाटक का नाटकीकरण करेगा वो आदर्श नाट्य प्रणाली होगी। तो जो आदर्श नाट्य प्रणाली है वो तो व्यवहारिक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कक्षाभिनय प्रणाली। कक्षाभिनय प्रणाली क्या होती है? इसमें शिक्षक क्या करता है, 4 या 5 जितने भी नाटक में पात्र होते हैं उतने विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाता है, और वो विद्यार्थी अब बारी बारी से अपनी जो पात्र है उसका नाटकीकरण करते हैं। तो जो कक्षाभिनय प्रणाली है वो भी व्यवहारिक प्रणाली है। और ये जो रंगमंच प्रणाली है इसमें क्या किया जाता है कि जो रंगमंच पर जो हमने प्रोग्राम देखे होंगे हैं, तो ये ठीक वैसा ही है कि जो उसके आधार पर छात्रों को पात्रों की वेशभूषा पहनाकर रंगमंच पर इसका नाटकीकरण करवाया जाता है। तो ये व्यवहारिक विधि नहीं है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है वेशभूषा का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रंगमंच प्रणाली, जो कि वैसे तो ये नाटक शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि है, प्रभावकारी विधि है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। तो इस वजह से जो अपन सबसे बेस्ट मानेंगे वो मानेंगे अपन कक्षाभिनय प्रणाली को। अच्छा, आदर्श नाट्य प्रणाली व्यवहारिक है, परंतु इसमें छात्र इतने सक्रिय नहीं होंगे जितने कक्षाभिनय प्रणाली में होंगे। तो पूछा जाए कि सबसे बेस्ट तो कक्षाभिनय प्रणाली होगी, पूछा जाए कि शिक्षक भाव भंगिमा के द्वारा तो वो आदर्श नाट्य प्रणाली होगी, और पूछा जाएगी कौन सी अव्यवहारिक या सबसे महंगी या सबसे प्रभावी भी यही है, क्योंकि छात्र इसमें वेशभूषा में करेंगे। तो ये थी नाटक शिक्षण की 3 प्रमुख विधियाँ जिनके बारे में अभी हमने बात कर ली है। आगे देखते हैं हम
निम्न में से कौन सी विधि में केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाया जाना संभव है? तो वो कौन सी विधि है जिसमें केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान होगा? साहचर्य विधि, पर्यवेक्षित विधि, सैनिक विधि या डाल्टन विधि? डाल्टन विधि, सैनिक विधि, पर्यवेक्षित विधि ये नहीं है, इसका आंसर होगा साहचर्य विधि, जिसमें केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था कि साहचर्य विधि मारिया मोंटेसरी ने दी है और इसमें संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। और मारिया मोंटेसरी ने एक विधि और दी है, मोंटेसरी विधि, जिसमें लकड़ी और प्लास्टिक के खोखले या सांचों के द्वारा लेखन कौशल करवाया जाता है। आगे 1901 में अगला प्रश्न है हमारा, 1901 में फ्रांस में गुइन मोदे के द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञान करवाया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यक्ष विधि के बारे में, और इसकी शुरुआत जो प्रश्न में बता रखे हैं कि 1901 में फ्रांस में हुई थी गुइन मोदे के द्वारा। इसमें किसका ज्ञान करवाया जाएगा? केवल संज्ञा शब्दों का, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जी नहीं, ये नहीं होगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जब मैंने ये पढ़ाया था तब बात की थी कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें सर्वनाम शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब सर्वनाम का नहीं होगा तो विशेषण का भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वस्तु व्यवहार के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, तो जो अपन वस्तु बताएंगे केवल उसी का ज्ञान हो पाएगा, और सर्वनाम के लिए तो कोई वस्तु बता नहीं सकते। तो इसमें केवल और केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। तो अभी हमने जाना कि दो ऐसी विधियाँ जिनमें केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष विधि है और एक शास्त्रीय विधि है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए उपयुक्त सभी, तो अब अपने को डायरेक्ट उपयुक्त सभी नहीं करना है, पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है या इनमें से कौन सा एक नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे तीन ऑप्शन में से कि किसी में डाउट हो तब जरूर उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सैनिक विधि की बात ही निम्न में से कौन सी विधि भी मौखिक वार्तालाप विधि पर निर्भर है? यहाँ बात हो रही है सैनिक विधि की बात ही, कौन सी विधि जो है मौखिक वार्तालाप पर निर्भर है? तो यहाँ पर भी दो विधियाँ हो जाएगी जो केवल और केवल मौखिक वार्तालाप पर आधारित होगी। तो जो अभी हमने बात की थी प्रत्यक्ष विधि की, प्रत्यक्ष विधि मौखिक वार्तालाप विधि है जिसमें केवल सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। तो जिस प्रकार सैनिक विधि में केवल सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि में भी केवल सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि। जबकि खेल विधि, डाल्टन विधि, प्रभाव विधि ये केवल और केवल मौखिक वार्तालाप विधियाँ नहीं है। आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम मद्रास में 1908 में शुरू की गई प्रत्यक्ष विधि में मद्रास के प्रोफेसर कौन थे? तो भारत में इसकी शुरुआत 1908 से हुई थी मद्रास से। तब की बात कर रहे हैं कि ये भी पूछा जाए कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1908 में। कहाँ से हुई? मद्रास में। और उस समय के प्रोफेसर कौन थे? तो उस समय के प्रोफेसर येट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर येट्स। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष विधि में बालक प्रत्यक्ष वस्तु अनुकरण अथवा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र या शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, अनुवाद विधि का सहारा लेता है। तो प्रत्यक्ष विधि में बालक किस प्रकार का व्यवहार करेगा? यहाँ पर शिक्षक अनुवाद विधि का सहारा नहीं लेगा, शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, यह सत्य बात है। शिक्षक इसमें सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण के नियम पर बल नहीं दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष वस्तु अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। यहाँ द्वारा लिखा हुआ है, ध्यान देना। तो प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करेगा? प्रत्यक्ष वस्तु द्वारा या अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखेगा। बाकी के इसके तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षरों के टुकड़ों को जोड़कर जिस विधि में वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है वो कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है जिसमें खंड खंड करके, वही बात हो रही है, टुकड़ों के जोड़कर वर्णों का निर्माण करवाया जाएगा? पेस्टालॉजी विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि या वर्णमाला विधि? प्रदर्शन विधि और खेल विधि तो होगा नहीं, यहाँ पर बच्चे वर्णमाला विधि और पेस्टालॉजी विधि में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पेस्टालॉजी विधि है उसमें खंड खंड करके या टुकड़ों को जोड़कर वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये अपनी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेस्टालॉजी विधि। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक अपने बालकों को सिखाते समय चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग करता है तो वह कहलाती है। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चार्ट, मॉडल यानी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा है, बालकों को दिखा रहा है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए ये दिखाता है? तो वो व्याख्यान विधि नहीं होगी, कथानक विधि नहीं होगी, मॉन्टेसरी विधि भी नहीं होगी, वो होगी प्रदर्शन विधि। यानी प्रदर्शन विधि की बात हो रही है कि शिक्षक पढ़ाते समय चार्ट, मॉडल, ग्राफ आदि का उपयोग कर रहा है, यानी बालकों के सामने ये सामग्री प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कौन सी विधि हो गई? प्रदर्शन विधि।
वैसे प्रदर्शन विधि अपने आप में एक सेपरेट विधि नहीं है, ये एक उपविधि होती है जिसका प्रयोग अन्य सभी विधियों के साथ में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब बालकों में कल्पनाशीलता का विकास को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक विषय वस्तु को कहानी के रूप में सिखाने का प्रयास कर रहा है तो ये विधि कौन सी है। मतलब कि इसमें शिक्षक क्या जो कुछ भी पढ़ा रहा है ना उसको एक स्टोरी के द्वारा पढ़ा रहा है, कहानी के रूप में पढ़ा रहा है। उस जो भी विषय वस्तु है उसको एक कहानी के रूप में पिरोकर छात्रों के सामने प्रदर्शित कर रहा है ताकि छात्र उसको आसानी से समझ सके। तो ये विधि कौन सी होगी, कथा विधि होगी, कहानी विधि होगी, व्यास विधि होगी या उपयुक्त सभी विधियाँ होगी। तो अक्सर अपन इन प्रश्नों में क्या करते हैं, ऑप्शन द पर टिक करते हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी अपने को अच्छे लग रहे हैं, कथा, कहानी, व्यास, विधि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कथा विधि या कहानी विधि। अब ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, अब दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है तो यहाँ पर ए व ब दोनों तो है नहीं, तो इस ऑप्शन में अपने को ऑप्शन द क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि व्यास विधि में ऐसा इतना नहीं हो पाता है, लेकिन कथा विधि और कहानी विधि दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होने की वजह से अपन ऑप्शन द क्लिक करेंगे। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखना कि कहानी के रूप में व्यास विधि में नहीं सिखाया जाता है, केवल कथा या कहानी विधि में सिखाया जाता है, ये दोनों एक ही नाम है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन होने की वजह से अपने को उपयुक्त ये सभी को क्लिक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है यदि। अच्छा, मनोवैज्ञानिक विधि की बात हो रही है जिसमें बालक निष्क्रिय हो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसमें बालक सक्रिय हो, ये सही है। उसमें शिक्षक सक्रिय हो, ये भी सही है। और अगला जो ऑप्शन है हमारा, शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय हो, तो इसका जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो ये होगा कि शिक्षक और बालक दोनों सक्रिय हो। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक विधि में केवल बालक का सक्रिय होना आवश्यक नहीं है, वहाँ पर शिक्षक का भी सक्रिय होना आवश्यक है। लेकिन जो प्रमुख रूप से होता है वो तो बालक का सक्रिय होना तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षक का सक्रिय होना भी आवश्यक हो तो वो अधिक मनोवैज्ञानिक विधि होगी। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती है, कौन सी विधि रुचिकर होगी। पूर्व प्राथमिक यानी पहली, दूसरी, तीसरी की बात हो रही है यहाँ पर। खेल विधि, कहानी विधि, डाल्टन विधि या सभी विधियाँ। खेल विधि जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती है उनमें रुचिकर होती है, कहानी विधि भी रुचिकर होगी, डाल्टन विधि भी रुचिकर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। खेल और कहानी विधि तो आपको पता है ये रुचिकर होती है। डाल्टन विधि में क्या होता है, बालक पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से ही खेल सकता है। तो ये विधि भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि होगी। तो इसका राइट आंसर ये सभी विधियाँ होगी। अगला प्रश्न है, खेल विधि का प्रयोग करते समय पैदा होने वाली समस्या है। खेल विधि की बात हो रही है, यानी ये खेल विधि के नुकसान की बात कर रहा है कि इस विधि के प्रयोग से कौन से नुकसान होते हैं या कौन सी समस्या आने वाली है। आर्थिक प्रकार की, संसाधनों की, दुर्घटना संबंधित या सभी प्रकार की। तो जब भी खेल विधि से इस खेल विधि में बालक खेलते हैं तो खेलने के लिए कई प्रकार के संसाधन चाहिए, तो संसाधनों की कमी होगी। संसाधनों के लिए पैसा चाहिए तो आर्थिक प्रकार की समस्या होगी। और खेलते खेलते कभी बच्चे दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं तो दुर्घटना संबंधित भी समस्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी विधि अपनाई जाएगी। परंपरागत विधि, बाल केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित या सभी विधियाँ। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, परंपरागत नहीं अपनाई जाती है, शिक्षक केंद्रित तो किसी भी स्तर के लिए नहीं अपनाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन दे तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित विधि। तो आज के ये थे हमारे 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी एक और वीडियो के साथ में हम मिलने वाले हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।